प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोगों ने कुछ फार्मूला पढ़ा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात किया था, फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया था, सेक्शन फार्मूला ज्ञात किया था, फिर सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रायड मीन्स त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। सभी फार्मूला को हम एक जगह समराइज करते हैं पहले, इसके बाद एक एक करके कुछ क्वेश्चंस आसान से कठिन की ओर ले चलेंगे आपको। क्या क्या फार्मूला पढ़ा था? पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये फार्मूला आया था आपको d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ पर दो पॉइंट थे a और b, a का निर्देशांक x1 y1 और b का x2 y2 था। तो कोई भी दो पॉइंट हैं a और b, इनके बीच कितना डिस्टेंस है, इसका फार्मूला आया था d का x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपने भी देखा था कि कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 थे। इसी पर कोई पॉइंट सपोज किया था हमने कि P है और ये P m1 अनुपात m2 में उसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो P का निर्देशांक आया था, P का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर जो P लिखा हुआ है, P मीन्स यहाँ पे P से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे A का निर्देशांक आप x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 लिख रहे हो, वैसे ही ये P लिखा गया है। तो इसको मिटाना चाहें ऐसे लिख दीजिए, P का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 and m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। नेक्स्ट फार्मूला आपने पढ़ा था मध्य बिंदु का निर्देशांक, मीन्स मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है कि एक लाइन है AB, A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2। तो इसके मिड में जो पॉइंट है P, इस पॉइंट का निर्देशांक आया था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स उसका x निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 बाई 2। ये तीन फार्मूले थे। इसके बाद आपने पढ़ा था सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रायड मीन्स त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। चौथा फार्मूला है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। क्या आया है केंद्रक का निर्देशांक? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और
y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी कि कोई भी त्रिभुज था ए बी सी, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का x3 y3 है। तो इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, केंद्रक मीन्स शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को जो लाइन ज्वाइन करती है वो माध्यिका थी। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी और माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी मीन्स एक पॉइंट से पास करते हैं। जैसे सपोज किया कि यह AD माध्यिका है, यह BE माध्यिका है और ये CF माध्यिका है, और माध्यिकाएं जहाँ पे मिल रही हैं, जो कंकरेंट पॉइंट है, उसी को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। मीन्स वर्टेक्स से सामने के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन माध्यिका हो गई। तो माध्यिकाएं कितनी हुई? 3 हुई। तो तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, उसी को केंद्रक कहते हैं। और यह जो केंद्रक है वह माध्यिका को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1। मीन्स शीर्ष से आधार की ओर 2:1। यहाँ भी यह 2 होगा, सी से लेकर जी तक 2 है, तो ये हिस्सा 1, ये 2, तो ये हिस्सा 1। तो यही जो सेक्शन फार्मूला था उसी का इस्तेमाल करके हम केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यह फार्मूला डिराइव किया गया था। अब डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, फार्मूला हम समराइज कर रहे हैं एक ही जगह पे, और इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा स्टेटमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला लगाओगे आप बताओगे। और नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया था 1/2 पहले ही, और x1 इधर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह 5 फार्मूला इस्तेमाल होगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बाकी सब कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आप सोचोगे कि कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। अब हम हर फार्मूले पर बेस्ड 2-2, 3-3 सवाल हल करेंगे और सब कुछ एक ही वीडियो में दे देंगे आपको। एक शॉट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूले के साथ पूरा एक्सरसाइज, और आप अपनी सुविधा अनुसार इस एक ही वीडियो को देख करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फार्मूला डेरिवेशन आपको चाहिए, कैसे फार्मूला आया, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन अलग अलग वीडियो में हमने दे रखा है। आपको यदि आवश्यकता होगी तो उन वीडियो को देख लें, और यदि नहीं आवश्यकता है, सिर्फ आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले इन फार्मूला को रिवाइज कर लें और हम आसान से कठिन की ओर एक एक सवाल हल कराएंगे। 2 पॉइंट सपोज कीजिए, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। P का निर्देशांक मालूम है आपको 2, 3 और Q का -3, 4 सपोज कीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया कि P का निर्देशांक 2, 3 और Q का -3, 4। तो P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है इसे आपको फाइंड करना है, D फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के निर्देशांक हम लिख देंगे। फार्मूला जैसा आपने सीखा है कि P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2। तो क्या करोगे, यहाँ x1 y1 और ये x2 y2 सिंपली लिख दो। क्या होगा, x1 2 और y1 3, x2 -3 है और y2 4 है। फार्मूला D का लगा दीजिए, D =
x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब आप देख करके लिखिए x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 है 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 माइनस y1 मीन्स 3 द होल स्क्वायर। तो ये -3 माइनस 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 मीन्स ये हो गया 25 प्लस 1 इक्वल टू √26। तो यही डिस्टेंस हो गया PQ √26। आप लिख दीजिए आगे इसके इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 1 5 2 3 एंड -2 -11 संरेखी हैं? संरेखी मीन्स एक लाइन पे तीनों पॉइंट। क्या तीनों एक ही लाइन में होंगे? आप रफली मेंशन कर दीजिए कि एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट A है और दूसरा B है और तीसरा C है। अब आप A से B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें, फिर B से C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें। यदि AB और BC को जोड़ दिया जाए और AC आ जाए तब तो हम कहेंगे कि तीनों संरेखी हैं। यदि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों संरेखी नहीं है। अब कहाँ पे पॉइंट A है, कहाँ B, कहाँ C, ये कौन सा, यह A है कि यह A है कि यह A है, यह भी क्लियर नहीं है। तो क्या किया जाएगा कि ऐसे रफली हम लिखेंगे पहले और बारी बारी से डिस्टेंस निकालेंगे। लिख दो इसके निर्देशांक। A का निर्देशांक 1 5, B का है 2 3 और C का है -2 -11। अब AB डायरेक्ट लिखा जाए, AB इक्वल टू 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 + 4 इक्वल टू √5। ये AB की वैल्यू आता है √5 इकाई। फिर BC इज इक्वल टू -2 -2 द होल स्क्वायर प्लस -11 -3 द होल स्क्वायर। यह हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये -14 का स्क्वायर 196। तो यह कितना हुआ 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 2 9 11 के हासिल 1 1 2 √212 इकाई √212। फिर AC इक्वल टू AC फिर -2 -1 द होल स्क्वायर प्लस -11 -5। सीधे सीधे हम निर्देशांक लिख रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो यह x1 y1 ऐसे पाला वाला। अब 2 पॉइंट यदि हम इनको लेंगे तो x1 y1 ये x2 y2 कह लेंगे। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 कह लेंगे, पहचान लोगे डायरेक्टली। फिर ये कितना हुआ -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 और -5 -6 ये हुआ -16 और -16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 यानी कि ये हो गया 265 इकाई। अब आप देखिए कि AB और BC का टोटल AC के बराबर नहीं आ रहा है ना। इसका अर्थ ये है कि AB + BC नॉट इक्वल टू AC या BC + AC नॉट इक्वल टू BC और AC फिर AB बचेगा
और किसी को कहना चाहे लिख दीजिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। कोई डाउट किसी को? तीनों बिंदु संरेख नहीं है। मान लीजिए कि ए बी और बी सी का टोटल ए सी के बराबर आ जाता तो हम कहते संरेख हैं। तो यहाँ तो प्रश्न यही कहा था ना कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं? नहीं है। एक आसान तरीका और, इन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लो। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दोगे और क्षेत्रफल यदि 0 आता है तो कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं, और क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो कहेंगे संरेख नहीं है। क्योंकि काल्पनिक रूप से हम मान लें कि तीनों बिंदु त्रिभुज बना रहे हैं। एक लाइन में होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और एक लाइन में नहीं होंगे, थोड़ा भी डिफरेंस होगा। यदि मान लीजिए कि 2 ऐसे है, तीसरा ऐसे है, तब तो त्रिभुज तैयार हो जाएगा, थोड़ा भी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुछ भी क्षेत्रफल यदि आ जाता है तो कहोगे कि संरेख नहीं है। और यदि लाइन में है तो क्या होगा? तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो त्रिभुज तैयार ही नहीं होगा। तैयार नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि जो क्षेत्रफल बना है वो 0 है। 0 है तो संरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ तथा अपने उत्तर का कारण भी लिखो। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि 4 बिंदु जब होंगे तो चारों बिंदुओं से हम कैसा चतुर्भुज बन रहा है, तो पहले हम चारों भुजाओं की दूरी हम फाइंड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। देखो, काल्पनिक रूप से मान लिया जाए कि यह एक चतुर्भुज है। अब काल्पनिक है, ये दिख रहा है कि आयत है, हो सकता है वर्ग हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो सकता है समचतुर्भुज हो। क्या है नहीं मालूम। 4 भुजाओं का हमने लिख दिया है, केवल ए बी सी डी नाम रखा जाए, ए बी सी डी। अब जो रिजल्ट आएगा उस पर आधारित आपका आंसर होगा कि आखिर है क्या। देखो अभिषेक क्या करेंगे? बारी बारी से सब ज्ञात करेंगे। ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए। जैसा रिजल्ट आएगा वैसा सोचेंगे, है ना? बोलो। लिखेंगे ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे हम 1 + 1, चाहे -1 ऐसे कर लो, -1 द होल स्क्वायर प्लस -2 -0 द होल स्क्वायर। कितना आया? -2 का होल स्क्वायर 4, अब प्लस यहाँ भी तो 4 आया, तो ये हो गया √8 इकाई। ए बी हो गया। बी सी डायरेक्ट लिखे, बी सी क्या होगा? -1 यहाँ भी -1 द होल स्क्वायर प्लस 2 -0 द होल स्क्वायर। ये क्या हुआ? -2 द होल स्क्वायर 4 + 4, ये भी आ गया √8। ठीक है। नेक्स्ट साइड कौन सा है? सी डी। सी डी इक्वल टू कितना होगा? -3 + 1 हो जाएगा। -3 + 1 डायरेक्ट कैलकुलेट करो, दिमाग में चिन्ह। -3 + 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 -2 द होल स्क्वायर। बोलो ये क्या हुआ? -2 का स्क्वायर 4, यहाँ अरे सबके सब सेम, 3 तो आ गए सेम। और जब 3 सेम आए तो चौथा क्यों नहीं आएगा सेम? आएगा। फोर्थ क्या है? ए डी, चाहे डी ए,
इक्वल टू अंडर रूट मीन्स -3 + 1 हो जाएगा ये, -3 + 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 + 2, 0 + 2 द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया -2 द होल स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4, ये भी आ गया अंडर रूट। अब क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर आ गई। जब चारों भुजाएं बराबर आ गई तो या तो यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब वहाँ भी सिद्ध किया जाएगा, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। तो विकर्ण, कितने विकर्ण है बेटा? 2 है ना, काल्पनिक रूप से ये और ये। तो हम AC ज्ञात करें पहले। विकर्ण AC कितना होगा? -1 + 1, -1 + 1 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 द होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 0 हो गए साहब, और ये क्या हुआ? -4 16 हो गया, यानी कि 4 का एक विकर्ण हो गया। और दूसरा विकर्ण BD, बोलो BD मीन्स 1 - -3 यानी कि 1 + 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 द होल स्क्वायर। कितना हुआ ये? अंडर रूट 16, ये भी आ गया, ये तो 0 हो गया, यानी कि इक्वल टू कितना आया? 4 इकाई। क्या रिजल्ट आया? आयुषी विकर्ण क्या हुए? दोनों के बराबर, विकर्ण बराबर लेंथ के हो गए। विकर्ण बराबर लेंथ के हो गए तो दिया गया जो चारों बिंदु है क्या बना रहे हैं? भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। तो क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। लिखेंगे क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग बनाते हैं। क्या लिखेंगे? चूँकि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई क्या है? बराबर है। तभी निष्कर्ष पे पहुँचे ना। अतः दिए गए बिंदु क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, से वर्ग बनाते हैं। दैट्स ऑल। अब मान लो 3 बिंदु हो, पूछा जाए कि क्या ये विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं? बोलो, समझ लेते हैं साइड में यहीं पे। अब विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे यदि, तो तीनों की लंबाइयाँ क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट लेंथ की होंगी, तो विषमबाहु हो गया। अब कहेगा कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तब पाइथागोरस के हिसाब से चल देना, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग, कर्ण के वर्ग। अब नहीं जानते कि कौन सा कर्ण है, AC है कि AB है कि BC है। उसमें क्या करेंगे हम कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद उनका वर्ग देखेंगे। किन्हीं दो के वर्गों का टोटल यदि तीसरे के वर्ग के बराबर है, तभी कहेंगे कि दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो बात को घुमा घुमा करके कहा जाता है। इसमें फार्मूला सब में एक ही लगता है, D। और कोई फार्मूला? कोई फार्मूला नहीं। हर जगह तो देखो एक ही फार्मूला लग रहा, फार्मूला लिखा भी नहीं जा रहा, सीधे सीधे हल किया जा रहा, दिमाग में फार्मूला रखा हुआ। तो एक आध समकोण त्रिभुज वाला भी कर लिया जाए, विषमबाहु त्रिभुज का कर लिया जाए, और अक्षों से दूरी से रिलेटेड कभी कभी कहता है कि
एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है और दोनों के बीच की दूरी इतनी है, बराबर है, दो बिंदु हैं, है ना, उससे जो एक्स अक्ष पर स्थित है उससे दो बिंदु दोनों बराबर बराबर दूरी पे हैं, उसमें से कोई अज्ञात राशि दे देता है, पूछता है आपसे, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा फिगर आएगा, फिर दोनों चूँकि दूरियाँ बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा करके हल कर दोगे। इसे इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ श्वासिनी बी स्टैंड अप। समदूरस्थ का मतलब बताइए। सम मीन्स बराबर, दूरस्थ मीन्स दूरी पर, मीन्स बराबर दूरी पर, अर्थात किस अक्ष पे बिंदु है? एक्स अक्ष पे। मान लीजिए एक्स अक्ष पे यहाँ है, कहाँ है कोई नहीं जानता है। 2, -5 यह तो बता सकते हैं, 2, -5 मीन्स एक तो पॉइंट इधर है कहीं, और दूसरा -2, 9 मीन्स -2, 9 कहीं इधर है। अब आप यह कह सकते हैं कि यह ऐसे एक्स अक्ष पे है ना, और दूसरा कहीं ऐसे है, यही तो है। लगभग हम रफली फिगर खींच दिए हैं कि यहाँ पर वो पॉइंट है एक्स अक्ष पे, और हमारे दो पॉइंट, एक तो है एक पॉइंट है 2, -5, तो हम कर लेंगे 2, -5, और दूसरा -2, 9 मान लीजिए, -2, 9। इन दोनों से समदूरस्थ मान लिया बिंदु P है और दिए गए दो बिंदु A और B हैं। फिगर तो यही कह रहा है ना कि x अक्ष पे बिंदु है P। अब x अक्ष पे यदि कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक भी तो लिखना पड़ेगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक तो है, लेकिन y निर्देशांक नहीं है। हम आगे लिखते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का, यह डायरेक्ट लिख दें, x और 0 माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है? स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक x0 है। ठीक है, x0। अब चूंकि AP और PB बराबर हैं, प्रश्न दिया है ना, जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब यह जो बिंदु है उससे बड़ा दूरी और उसकी इससे दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या लिखा जाए? AP बराबर PB हैं, पहले से ही दिया गया है समदूरस्थ। अब आप AP ज्ञात कर दो और PB ज्ञात कर दो, दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगा दो। AP मीन्स AP डायरेक्ट लिखेंगे -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा? x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 यानी कि ठीक 0 + 5 द होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से करने ख़त्म कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए यदि, करनी हो जाएगी ख़त्म। तो लिखेंगे कि -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसे एक्सपेंड a - b का होल स्क्वायर पर कर सकते हो, तो -2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू ए कितना है बेटा, -2 इंटू बी कितना है, x है। सावधानी करना यहाँ पे नहीं, चिन्ह गलत हो जाएगा। इक्वल टू x - 2 तो x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, ठीक है। तो 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2 2 जा 4x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कुछ छूट गया, प्लस 81 छूट गया है। फोर एक्स प्लस 81 इक्वल टू, ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना, 25 4 29, सीधे सीधे लिख दो, और 81 4 85 लिख देना है इसको। x स्क्वायर इधर भी एक ही चिन्ह के साथ ख़त्म हो गए, तो लिखेंगे हम 4x को इधर ला देंगे, ये 4x है तो ये हुआ सीधे सीधे 8x इक्वल टू, क्या किया जाए, 81 4 85 उधर भेज दो माइनस चिन्ह के साथ, तो 29 माइनस क्या 85, तो 8x इक्वल टू 15 में से 9 घटा 6, 7 में से 2 घटा 5 माइनस चिन्ह के साथ, x इक्वल टू -56/8 मीन्स -7। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु क्या है, x 0 था, x 0 मीन्स x का वैल्यू कितना आया है, -7, इसलिए x अक्ष पे बिंदु क्या हो गया, -7 0, इसलिए बिंदु क्या हुआ, -7 0 है। कोई डाउट, तो -7 0 क्या होगा, अब खींचा इधर गया है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है कि -7 0 राइट साइड में क्यों बन गया है, ये तो रफ है एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि हम हल कैसे करेंगे। अब x अक्ष पर बिंदु है तो x का निर्देशांक, हम उस बिंदु का निर्देशांक x और 0, चिन्ह तो है नहीं तो सिंपली हम x पहले लिखेंगे, और x 0 है। अब उसी की दोनों की दूरियां बराबर लिख करके हम हल कर देते हैं, तो x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ गया, तो निर्देशांक हो गया x 0 मीन्स x की वैल्यू -7 आया है, तो -7 0। कोई डाउट किसी को, नो डाउट, बहुत बढ़िया सवाल था ये। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। वेरी गुड क्वेश्चन।